अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.6 सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो हमें कोई इशू नहीं होगा अगर आपने 6.5 एक्सरसाइज और 6.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छी तरह किया है, तो फिर हमें इस एक्सरसाइज में कोई भी मसला नहीं होगा। तो चलें, अगर आप लोगों ने 6.5 और 6.4 एक्सरसाइज नहीं की तो पहले आप वो कर लें ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6। उसके लिए हमें सबसे पहले दो डेफिनेशन पढ़नी है और डेफिनेशन का नाम मैं आपके सामने लेके आता हूँ। डेफिनेशन का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान दो डेफिनेशन लिखी हुई है बुक पे। तो बुक वालों ने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझाने के लिए बहुत ही जबरदस्त एक एग्जांपल ली है। ये देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी डेफिनेशन में सबसे पहले पढ़ता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये आपके पास होती है वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है ए डी। तो बच्चों, ये जो आपके सामने एक एग्जांपल बनी हुई है ना डायग्राम, उसके अंदर ये ए डी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको कहा गया है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ए डी है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि एंड अ लाइन फ्रॉम आई ए टू टॉप बिल्डिंग। अच्छा, ये आपके पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग बनेगी और बनाई गई है, बुक वालों ने आपके सामने बनाई है। ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है और इसका ये फुट ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, कंप्लीट एक बिल्डिंग है। अगर हम बच्चों इस ए पॉइंट से, जहां पे एक छोटी सी आई बनी हुई है, मतलब आंख बनी हुई है, अगर हम इस आई से ए पॉइंट से अगर हम बी की तरफ देखेंगे, मतलब ये बी की तरफ अगर हम देखेंगे, टॉप ऑफ बिल्डिंग देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बच्चों हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आप यहाँ नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो आपके पास वो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लिखा हुआ है, दूसरी डेफिनेशन है द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन ए डी। अब आपने दोबारा से ये ए डी लाइन को देखना है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड द लाइन फ्रॉम आई ए। तो ए से ही हम दोबारा से देखेंगे, कहाँ किस साइड पे देखेंगे, कौन सी डायरेक्शन में देखेंगे, टू द फुट ऑफ बिल्डिंग। फुट ऑफ बिल्डिंग का मतलब बच्चों ये जो बॉटम है, जो नीचे वाली साइड है, बेस होती है बिल्डिंग की, उसको हम फुट ऑफ बिल्डिंग बोलते हैं। तो अगर हम ए से बच्चों दोबारा सी पॉइंट की तरफ देखेंगे तो वो आपके पास जो एक एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो छोटी सी एग्जांपल डेफिनेशंस है जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर आपको हेल्प करेंगे समझने की, स्टेटमेंट को समझने में आपकी हेल्प करेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है, मैं इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। तो बच्चों लिखा हुआ है द एंगल ऑफ द एलिवेशन। सबसे पहले बताया गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका मतलब हमने यहाँ से मतलब कि समझ लो कि आपने यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, ये आपके पास पॉइंट है, यहाँ से हम किस साइड पे देखेंगे, ऊपर वाली साइड पे देखेंगे, टॉप वाली साइड पे देखेंगे। अच्छा जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है, आपसे कहा गया कि ये एक पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट को, मैंने अगर नाम दे दिया ए का, ठीक है, हमने क्या करना है, इस पॉइंट से हमने देखना है इस साइड पे, ये आपके पास आपने देखा इस साइड पे, तो ये आपके पास जो इस पॉइंट ए से ना जो आपके पास एक पोस्ट बन रही है ना, यहाँ पे पोस्ट बन रही है, तो उस पोस्ट की जो मतलब के लेंथ है वो आपके पास है 40 मीटर की। ये आपके पास 40 मीटर, मतलब ये पॉइंट जो है पोस्ट से 40 मीटर अवे है। ठीक है, आपने 40 मीटर का नाम दे दिया इसको, और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा बच्चों, वो एंगल बनेगा 60 डिग्री का, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है। ए पॉइंट से हम देखेंगे, ए पॉइंट से हम ऊपर वाली साइड पे देखेंगे, जिसको हम नाम दे देते हैं बच्चों सी पॉइंट का। ठीक है, ए टू सी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और इसकी बच्चों हमने हाइट फाइंड करनी है। देखो एंड पे पूछा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ पोस्ट, तो आपने इस पोस्ट की क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे बच्चों एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। आपको पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, तो वहां पे आपके पास 90 का एंगल बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के मुताबिक बच्चों जरा गौर करिएगा, आपके पास जो वैल्यूज गिवन है, ये आपके पास बच्चों 90 का एंगल है, और जहाँ पे 90 का एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस,
और बच्चों जहां पे एंगल आपको 60 डिग्री का दिया गया, यहाँ पे एंगल कौन सा दिया गया, आपको 60 डिग्री का दिया गया। इस 60 डिग्री की जो अपोजिट साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो बच्चों बाकी आपके पास थर्ड साइड बचेगी उसको हम बोलेंगे बेस। इसका मतलब हमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस का पता चल गया। अब हम बच्चों एक रेशो यूज करेंगे यहाँ पे जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस यूज होगा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस लेना है, उसकी रेशो यूज करनी है और वो होती है tan। तो बच्चों tan थीटा होगा उसके अंदर tan थीटा की रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसका लिखूंगा सोल्यूशन, और सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट h बी द हाइट ऑफ, बच्चों जो h है उसको हमने नाम दिया लेट h बी द हाइट ऑफ पोस्ट, कि जो मेरे पास h है वो आपके पास हाइट ऑफ पोस्ट है जिसको हमने परपेंडिकुलर पे जो h लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने क्या आप लिखोगे यहाँ पे यूजिंग, आप लिख लो बच्चों यूजिंग का मतलब हम रेशो यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा tan 60 डिग्री, बच्चों tan 60 डिग्री हम यूज करेंगे क्योंकि एंगल तो हमने 60 डिग्री का ही यूज करना है। और जो tan की रेशो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास h है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे h है, और जो बेस है आपके पास वो है 40 डिग्री, ठीक है जी। ये आपने वैल्यू लिख दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों tan 60 डिग्री बताना है। tan 60 डिग्री वो टेबल जो आपने अगर याद किया, या तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों tan 60 डिग्री जो होता है वो आपके पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल h ओवर 40 डिग्री, ठीक है जी। ये आपका वैसे रहेगा, मतलब 40 आपके पास वैसे ही रहेगा। अब आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 40 बच्चों इधर डिवाइड हो रहे हैं तो इधर लाके स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ कर दो मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे बचेगा h, इसका मतलब हाइट बच जाएगी, हाइट ऑफ पोस्ट। अच्छा जी, अब देखो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब आपने 40 के साथ किया मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा 69.28, ठीक है। और यहाँ लिख दो मीटर, मीटर का मतलब हमने उसका यूनिट लिख दिया। तो ये बच्चों जो आपके पास वैल्यू आई है, जो लेंथ आई है, ये आपके पास हाइट ऑफ पोस्ट होगी। ये देखो छोटा सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने डायग्राम को समझना है और क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना है। चले जी चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ता हूं। एन एसोसलेस ट्राइंगल, बच्चों सबसे पहले एसोसलेस ट्राइंगल कौन सी होती है उसका आपको पता होना चाहिए। बच्चों एसोसलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो ये इसकी ये वाली साइड और अगर ये वाली साइड आपस में इक्वल है तो इसको बच्चों बोलते हैं एसोसलेस ट्राइंगल। अच्छा, अब हमने ऐसी ट्राइंगल लेनी है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब उसके अंदर पे जो एंगल बनेगा वो भी सेम बनेगा। तो बच्चों क्वेश्चन के स्टेटमेंट मुकम्मल करते हैं। एन एसोसलेस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। अच्छा, अब देखो बच्चों मैं साथ साथ डायग्राम बनाता हूँ, आपको क्लियर होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एसोसलेस ट्राइंगल बनाई, चलो जी ये देखो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से अगर मैं इस साइड से इस साइड पे आता हूँ और इसी पॉइंट से अगर मैं इस साइड पे जाता हूँ, तो ये जो मेरे पास बच्चों एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स हैं, ये आपस में इक्वल लेंथ की होगी और इसको हम बोलेंगे एसोसलेस ट्राइंगल। अच्छा जी, इसके लिए आप बच्चों एक एक कट लगा सकते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे कि ये एसोसलेस ट्राइंगल है। अच्छा जी, अब आप देखो बच्चों आपको कहा गया कि जो एसोसलेस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। बच्चों ये आपके पास एक एंगल है जो कि टोटल 120 डिग्री है, ठीक है, टोटल 120 है। तो फिर आपके पास ये 60 इधर हो जाएगा और 60 ही आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया 60 डिग्री और 60 डिग्री। आपने इसको इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपने टोटल 120 डिग्री था, आपने 60 उधर कर दिया और 60 उधर कर दिया। अच्छा, एंड द बेस 10 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, यहां से लेकर ये जो टोटल आपके पास बेस है ये आपके पास है 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास टोटल 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों ये 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी और 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, ठीक है। टोटल 10 है
और आप इसको 5 सेंटीमीटर अलग अलग कर देंगे। अच्छा जी, अब देखो आप बच्चों, इसको ये जो वर्टेक्स है इसको आप ए का नाम दे लो और इसको आप बी का नाम दे लो और इसको आप नाम दे सकते हैं सी का और इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हो डी का। अच्छा जी, अब आप देखो बच्चों, जब स्ट्रेट लाइन होती है मतलब कि आपके पास जब बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होती है या वर्टिकल लाइन होती है तो उधर आपके पास 90 का एंगल बनता है। तो ये भी 90 का एंगल और ये भी 90 का एंगल। अब हम बच्चों दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उसके अंदर सेम वर्किंग है, तो हमने एक काम करना है यहाँ पे एंड पे देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। बच्चों आपने इसकी जो एल्टीट्यूड है उसकी हाइट जो बनती है ए सी, ये जो बच्चों ए सी है ना हाइट, ये इसको हमने फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखो आप यहाँ पे ना लेट कर लें। अगर मैं यहाँ पे अलग से ट्राइंगल बनाऊं तो जिसके अंदर मैं इसको ना बच्चों इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा मतलब कि अलग से बनाता हूं ताकि आपको ना ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो जाए। ये ले, मैंने यही ट्राइंगल दोबारा से बनाई, ये मेरे पास ट्राइंगल बन गई। अब आप ये वाला एंगल आपके पास 90 है और ये वर्टेक्स आपके पास सी है और ये आपके पास ए है और ये वाला आपके पास जो पॉइंट है जो वर्टेक्स है वो बी है और यहाँ पे एंगल आपके पास बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखें आपके पास ये जो साइड दी गई है वो है 5 सेंटीमीटर। ये इतना हमारा क्वेश्चन है और आपसे कहा गया है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल इसका जो एल्टीट्यूड है बच्चों, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने करना है फाइंड, इसको हमने क्या करना है फाइंड। जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये आपके पास जो एंगल है वो आपका यहाँ पे ये 90 डिग्री, 90 की जो अपोजिट साइड बच्चों वो तो आपके पास आ गया हाइपोटेनियस। ठीक है, वो तो आपका हाइपोटेनियस हो गया। अब ये आपके पास जो एंगल है 60 डिग्री, इसकी जो अपोजिट साइड वो आपके पास आएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल डिसाइड करता है हमारा परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो जो बच्चों बाकी थर्ड वाली साइड होगी उसको हम बोलेंगे बेस। इसका मतलब यह है कि हमने वो वाली रेशो यूज करनी है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आए, क्योंकि हमें यहाँ से बेस फाइंड करनी है। बेस का मतलब है एल्टीट्यूड, बेस का क्या मतलब है एल्टीट्यूड। अच्छा, ये आपने फाइंड करना, तो इसका मतलब जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता है वो वाली रेशो यूज करनी है और वो रेशो है tan की। तो बच्चे ये लो, मैंने यहाँ पे यूज किया tan 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर आपके पास क्या है वो है 5 सेंटीमीटर। चले आप सिर्फ 5 लिख लें और उसके बाद जो बेस है बच्चों उसकी हमने वैल्यू करनी है फाइंड। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस को मैं लिखता हूँ मेजर ए सी, क्योंकि इस पूरी लेंथ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने ए सी का ही नाम दे दिया। अच्छा, अब बच्चों देखो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री अभी हम लास्ट वाले पिछले क्वेश्चन में हमने वैल्यू इसकी यहाँ पे लगाई थी, वो थी स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। तो 5 ओवर मेजर एंगल सी आपका वैसे रहेगा। अच्छा जी, मेजर ए सी। अच्छा, अब आपने बच्चों क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप इस साइड पे ले जाओगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को लाकर कर देंगे डिवाइड। तो मेजर ए सी का मतलब लेंथ ऑफ ए टू सी इज इक्वल 5 ऐसे ही रहेगा और उसके बाद अंडर रूट 3 बच्चों आकर इधर हो जाएगा डिवाइड। हमने मेजर ए सी फाइंड करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो आपके पास आ जाएगा। बट जब बच्चों आप इसको कैलकुलेटर पे यूज करोगे तो हम लिखेंगे मेजर ए सी इज इक्वल, तो आपके पास आएगा 2.89 सेंटीमीटर। तो जो बच्चों आपके पास एल्टीट्यूड की हाइट होगी वो आपके पास होगी 2.89 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसको आपने उम्मीद है अच्छे से समझा होगा। तो चलें बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है अ ट्री इज 72 मीटर हाई। बच्चों एक बात याद रखें, मैं आपको डायग्राम साथ साथ इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको बात याद रहे। ये बच्चों मेरे पास एक ट्री है जो कि हाई है, हाई का मतलब उसकी हाइट जो है वो है 72 मीटर, 72 मीटर। ये आपके पास 72 मीटर आ गया। ठीक है, एक ट्री है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा जी बच्चों, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, मतलब कि आपने ये वाला बच्चों जो एंगल दिया गया है ना, इस एंगल जिसको मैंने थीटा का नाम दे दिया वो हमने करना है फाइंड। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हम इस ए पॉइंट पे खड़े हैं तो ए से अगर हम ऊपर सी की तरफ देखेंगे जो बच्चों मेरे पास एक एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये इस तरह से, ठीक है जी।
तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। बी वर्टेक्स पे हमेशा 90 का एंगल बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि आपके पास ये वर्टिकल लाइन है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन को नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो आपके पास ये जो ग्राउंड लेवल की जो लेंथ दी गई है वो आपके पास है 100 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, बहुत ही आसान काम है। ये देखो बच्चों, ये 90 का एंगल है, तो 90 के एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास होता है हाइपोटेनियस। और बच्चों जो एंगल हमारे पास होगा यहाँ पे थीटा, इसकी जो सामने वाली साइड होगी, इसकी अपोजिट साइड होगी, उसको परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बचेगी उसको हम बोलते हैं बेस। अच्छा, अब देखो बच्चों, आपने क्या करना है, हमने वो वाली रेशियो यूज करनी है, हमने वो वाली समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आएगा। तो लास्ट जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर भी tan ही यूज हुआ, इसके अंदर भी tan ही यूज होगा। तो हम एंगल फाइंड कर लेंगे थीटा। चले, मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा सोल्यूशन, और यहाँ लिखूंगा लेट थीटा बी एन एंगल, आप लिख सकते हैं थीटा बी एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपने एंगल ऑफ एलिवेशन कंसीडर कर लिया थीटा को। उसके बाद देखो आपने यूज किया, आपने लिखा यूजिंग tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है 72 मीटर, और बेस की वैल्यू 100। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो tan है इसको हम जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बच्चों इसका बन जाएगा इनवर्स, तो यहाँ आएगा 72/100। ठीक है, अब जब बच्चों आपने कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड की तो आपको मिलेगा tan इनवर्स। आपने कैसे लेना है, आपने बच्चों शिफ्ट दबा के tan दबाना है तो वो tan इनवर्स बन जाएगा, उसके अंदर आपने 72/100 लिखना है। तो आपको बच्चों जो थीटा मिलेगा, जो वैल्यू आएगी थीटा की, वो मिलेगी 75.75 डिग्री। ठीक है जी, ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान काम है। ये देखें, ये आपने वैसे पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व किया। चलिए हम पढ़ लेते हैं दोबारा से। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बच्चों लैडर होती है एक सीढ़ी। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले लैडर बनाता हूँ। आपको पता है जो लैडर होती है बच्चों वो एक इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन में होती है। तो यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि वो जो एंगल बन रहा है ना वो 60 डिग्री बन रहा है। ये लो, ये यहाँ पे बच्चों एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, क्योंकि आप इस ए पॉइंट पे खड़े हैं। ए पॉइंट से आपने, ये आपके पास फॉर एग्जांपल लैडर है। ठीक है, ये लैडर है, ये लो, ये आपने बना ली लैडर, एक खूबसूरत लैडर बना ली। अच्छा, अब आपने ये लैडर है, और इस लैडर पे जो एंगल बन रहा है ना वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। यही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहा गया क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद कहा गया विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 1, मतलब 10 मीटर। अच्छा बच्चों, आपसे ये कहा गया उसके बाद के जो आपके पास ये इसका टॉप है ना, वहां से उसकी जो हाइट बनती है ना वो बनती है 10 मीटर। कितनी बनती है 10 मीटर। तो आप इसको बना लें इस तरह से। तो ये आपके पास दूसरे लफ्ज़ों में समझ लो कि इसकी जो हाइट है ना वो बनती है 10 मीटर। मैं इसको भी थोड़ा आगे ले जाता हूँ, ये। अच्छा जी, आपने क्या कहा कि जो ग्राउंड एंड रीच हाइट ऑफ, मतलब ये आपके पास जो एक वॉल है उसके साथ जो सीढ़ी जब लगाएंगे तो वो 10 मीटर हाई है अलोंग अ वॉल। ठीक है, ये वॉल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये वॉल है। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। बच्चों आपने लेंथ ऑफ लैडर फाइंड करना है। इसका मतलब ये जो लैडर है इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके बाद देखें, आप यहाँ पे इसको ये कह सकते हो कि ये आपके पास वॉल है। तो कोई मसला नहीं, हम इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास एंगल बनेगा वो 90 का होगा। इसको आप कह सकते हो सी। ये आपके पास ए और बी और सी, ये इस तरह से आपके राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी कंप्लीट। अब मुझे एक बात बताएं कि जहां पे बच्चों 90 का एंगल बनता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ये जो एंगल आपके पास बना 60 डिग्री का, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसकी जो अपोजिट साइड है वो आपके पास बनेगी परपेंडिकुलर। और बच्चों जो लास्ट वन हमारे पास जो थर्ड साइड होगी उसको हम बोलते हैं बेस। अब हमने हाइट ऑफ लैडर फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ लैडर का मतलब ये है कि आपके पास वो क्या बनता है, हाइपोटेनियस बनता है। क्या बनता है, हाइपोटेनियस। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे ना लेट कर लेता हूँ।
मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट एच बी, या आप एक्स का नाम दे लो, एच का नाम दे लो। हाइट है तो हम चलो इसको फाइंड कर लेते हैं। लेंथ है, चलो मैं यहाँ पे लेंथ के लिए एक्स यूज कर लेता हूँ। चलो लेट एक्स बी द लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ लेडर। मैंने क्या कहा, मैंने बच्चों जो एक्स है उसको लेट कर लिया कि वो लेंथ ऑफ लेडर है। ठीक है, ये मेरे पास लेंथ ऑफ लेडर है। अच्छा जी, अब देखो आपने क्या करना है, वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है। किसके अंदर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है, क्योंकि बेस का हमारे पास इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो बच्चों बहुत ही यूनिक सी रेशियो है जिसको हमने बहुत ज्यादा टाइम यूज किया। हम लिखेंगे यूजिंग साइन की रेशियो होती है बच्चों। साइन की जो रेशियो होती है वो होती है साइन 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। जिसके अंदर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है वो होता है साइन। अच्छा जी, तो बच्चों मुझे बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू बच्चों आपके पास x है। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने लेट की हुई है x, यहाँ पे लगाएंगे x। अच्छा जी, साइन 60 डिग्री जो बताओ जी बच्चों, साइन 60 डिग्री क्या होता है आपके पास। साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल 10 ओवर x। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा। ये 10 ओवर x हम साथ वैसे ही लिखेंगे नीचे। हमें बच्चों x की वैल्यू करनी है फाइंड। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों जो x होगा वो √3 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 10 है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। अच्छा जी, जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो जब मैंने 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 20। तो बच्चों 20 और डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा जी, अब जब आपने कैलकुलेटर पे बच्चों इसको किया डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 किया तो आपको आंसर मिलेगा 11.53 मीटर। ये आपके पास आ जाएगी लेंथ ऑफ लैडर 11.53 मीटर। तो ये आपने फाइंड कर लिया और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा मुकम्मल। इसी तरह बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी तरफ। अच्छा जी, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है मैं वो जरा आपके सामने पढ़ देता हूँ। बच्चों लिखा हुआ है अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। अच्छा, 1 मीटर हाई फ्रॉम अ सी लेवल। तो बच्चों अगर मैं थोड़ा सा आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि ये मेरे पास सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है और यहाँ से आपके पास ये 150 मीटर मतलब हाई है, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ एक वर्टिकल लाइन जो कि हाइट है और ये है 150 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज होगा फ्रॉम द टॉप टू द टावर टू द शिप इज 60 डिग्री। बच्चों ये आपके पास टावर का टॉप है जिसको मैं नाम दे देता हूँ सी का, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास जो टावर का टॉप है और यहाँ पे आपके पास समझ लें कि ये टावर बना हुआ है आपके पास, इसको आप समझ लें ये टावर है, ठीक है, और ये डी है। तो इस टावर से आपके पास जो एंगल बनेगा ना वो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब यहां से हम देखेंगे मतलब देखेंगे इसको टॉप से हम शिप के जो पॉइंट है उसका जो बेसिक पॉइंट है उसकी तरफ देखेंगे तो आप इसको इस तरह से लेंगे ये, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे एंगल बन रहा है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके पास एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री बनेगा, जो कि आपके पास फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द शिप ये। अच्छा, अब आपने यहां से एक बात का ख्याल रखना है, तो दूसरी बात नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड टावर। बच्चों शिप और टावर के दरमियान ये बच्चों टावर है आपके पास, मैं अगर यहां लिखूं ये टावर है और ये शिप है, ठीक है। इसके दरमियान हमने क्या करना है, जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो टावर डेफिनेटली आपके पास टावर है तो फिर आप उसकी वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो ये जो सारा आपके पास शिप बनता है ये सारा नीचे, ठीक है, इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास बेस बन रही है ना इसकी,
इसकी वैल्यू हमने करनी है फाइंड, ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ बी का और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए का। बच्चों एक बात याद रखना, अगर आपके पास इस तरह से समझ लें कि आपके पास एक लाइन लगी हुई है और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये इस तरह से ये मेरे पास जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में होगा सेम। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो बच्चों ये वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्री का बनेगा। इसको हम बोलते हैं एंगल वर्टिकल एंगल या ऑपोजिट एंगल आप कह सकते हो, ऑपोजिट सेम एंगल इसका नाम कह सकते हो, या सिंपल इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको बच्चों बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स। जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो आपस में सेम होते हैं। तो बच्चों ये वाली जो लाइन है अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो 60 का एंगल बन रहा है तो फिर सेम आपका एंगल 60 का यहाँ बनेगा, क्योंकि हमारी राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इसके अंदर हमें एंगल चाहिए, बाहर हमें यहाँ पे एंगल लेने की जरूरत ही नहीं है, उसका तो हमारा फायदा ही नहीं है, हमारी ट्रायंगल नहीं बनेगी। हमें वही एंगल बनाना है इस जगह पे जिसको हम बोलेंगे बच्चों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का मतलब ये है कि जो बच्चों एंगल यहाँ 30 का है वही एंगल आपके पास यहाँ पे होगा 30 डिग्री। ठीक है जी, अब आपके पास ये बन जाएगी एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। और हमें इसकी ये जो बेस है मतलब ये जो डिस्टेंस है ये करना है फाइंड, तो इसको हम नाम देते हैं बेस का। ठीक है, ये आपके पास बेस है, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये जो बच्चों एंगल बी है इस पे 90 का एंगल, इसकी जो सामने वाली साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हम इसको रिमूव कर रहे हैं। खैर अब आपके पास जो मेन काम है वो ये है कि हमने बेस करनी है फाइंड, ये बेस करनी है फाइंड, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दी गई है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर यूज होता है वो आपके पास ये हमारा ताल्लुक है इन दो रेशियो के साथ, परपेंडिकुलर और बेस के साथ। तो बच्चों आपको पता ही है कि आपने जो tan है, tan की रेशियो के अंदर परपेंडिकुलर ओवर बेस यूज होता है। तो चलो मैंने ये वाली जो लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, चले मैं इस यहां लिखता हूं सोल्यूशन। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट x बी द डिस्टेंस, हम x को नाम देते हैं x बी द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। ये लो बच्चों, मैंने x को नाम दे दिया कि x मेरे पास ये x है। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया x के जो मेरे पास एक टावर और शिप के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है। अच्छा जी, हम लिखेंगे यूजिंग tan की रेशियो यूज कर लो बच्चों, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास बच्चों 150 है और बेस की वैल्यू आपके पास x है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो कि डिस्टेंस है बिटवीन शिप एंड टावर। अच्छा, tan 60 डिग्री आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, और ये होगा 150 आपके पास वैसे ही रहेगा ओवर x वैसे रहेगा। आपने बच्चों x को इस साइड पे ले जाना है क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इधर आ जाएगा और 150 वैसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 को जब हमने डिवाइड किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 86 पॉइंट, आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, 86.60 मीटर। ये आपके पास बच्चों x आंसर आ जाएगा जो कि डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर इज इक्वल 86.60। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद है आप सब लोगों को पहले 5 क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा।